हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 टू 10 ऑफ अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिना कोई भी पार्ट स्किप किए आप पूरा लेक्चर अटेंड कीजिए। आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर से आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में फायदा जरूर होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चाहें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही साथ इस सेशन को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं उन सभी साथियों के साथ जिन्हें इनकी जरूरत है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आज बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है, 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे, आप सभी ने ये वाली बात सुनी होगी। हिरोशिमा क्या है? हिरोशिमा जापान का एक शहर है। जापान का एक शहर है जहां पर वर्ल्ड वॉर सेकंड जब चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड आप सभी को पता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय पर यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1945 में दो बम गिराए, दो परमाणु बम गिराए। और वो कौन कौन से शहर थे? तो पहला शहर था हिरोशिमा और दूसरा शहर था नागासाकी, आप सभी को पता है। इन दोनों शहर में दो बम गिराए गए। पहले बम का नाम क्या था? तो पहले बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे बम का नाम था फैट मैन। पहला बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर में गिराया गया लगभग, और इसका नाम था लिटिल बॉय। जबकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया जिसका नाम था फैट मैन। इस घटना ने युद्ध में परमाणु हथियारों के पहले उपयोग को चिन्हित किया, यानी कि इससे पहले कोई भी देश किसी भी अन्य देश के ऊपर परमाणु बम नहीं गिराया था, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं उसका परीक्षण नहीं किया गया था। इस तरीके से उसका उपयोग नहीं किया गया था। जिसकी वजह से हुआ क्या? जिसकी वजह से 15 अगस्त 1945 को जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस बार की थीम क्या रहेगी? तो इस बार की थीम रहेगी हिबाकुशा के साथ आइए हम मानव जाति और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक परमाणु हथियार मुक्त, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया प्रदान करें। बिल्कुल सिंपल सी न्यूज थी ये। आप सभी को वो हिस्टोरिकल इवेंट पता होना चाहिए। ये कब हुआ था? तो 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की समाप्ति हुई और 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो बम गिराए गए जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसकी वजह से ये वॉर समाप्त हुआ। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1945। शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 एज इट इज, आपको ध्यान रखना है। और जापान में ये जो दो बम गिराए गए उनका नाम क्या है? तो लिटिल बॉय और फैट मैन। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड। और पेरिस ओलंपिक जैसे ही कंक्लूड होता है, आप सभी को पता है एक निर्णय अभी आने वाला है, वो है विनेश फोगाट जी के बारे में। विनेश फोगाट जी का अभी निर्णय नहीं है, अभी नहीं आया है। वो पूरी तरीके से आईओसी में चल रहा है और जैसे ही वो निर्णय आ जाता है उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सारी चीजें पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड सब कुछ कवर करने वाले हैं। फिलहाल ये न्यूज देखते हैं। ये न्यूज क्या है? ये न्यूज है इंडियन मेन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ऑलरेडी ये वाली बात आप सभी को पता होगी, बहुत चर्चा में रही, बहुत हाईलाइटेड रही। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन की टीम को हराकर यह खिताब हासिल किया। तो इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय मेंस हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता, तो वो है ब्रॉन्ज मेडल। और किसको हराकर जीता ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, स्पेन को हराकर जीता। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल, कई सारे ब्रॉन्ज मेडल आपने देखे होंगे, इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। एक मेडल आया था मनु भाकर जी का, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। दूसरा मेडल आया था पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर जी के साथ सरबजोत सिंह, इनके साथ मिलकर इन्होंने शूटिंग इवेंट में परफॉर्म किया और वहां पर भी ब्रॉन्ज मेडल आया। तीसरा मेडल आप सभी को पता होगा, स्वप्निल कुसाले, इनका नाम भी आप सभी को ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और स्वप्निल कुसाले ने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, ब्रॉन्ज मेडल। सर इनके इवेंट के नाम भी याद रखना है क्या? बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। मनु भाकर जी 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसी तरीके से मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल में
ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जबकि स्वप्निल कुसाले जी 50 मीटर एयर राइफल, ध्यान रखना है एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अगला फोर्थ मेडल कौन सा हो गया? फोर्थ मेडल आप सभी को पता चल गया, इंडियन मेन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अलावा जो फिफ्थ मेडल हासिल किया है वो है नीरज चोपड़ा जी ने। अगली न्यूज इसी से रिलेटेड है, नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा जी किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी को अब तो पता चल गया होगा, जेवलिन थ्रोवर है ये, एज इट इज आपको पता होना चाहिए। जेवलिन थ्रोवर है, इसका मतलब कितने मीटर का इन्होंने भाला फेंका था, तो ध्यान रखना है 89.45 मीटर, एज इट इज ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 89.45 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था। इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया। अगर बात करें फर्स्ट मेडल किसने जीता है, तो फर्स्ट मेडल यानी गोल्ड मेडल हासिल किया था नदीम अरशद, जो कि पाकिस्तान के हैं। उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया 92.97 मीटर का भाला फेंककर। इस वजह से ये भी पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ एक और खिताब हासिल हुआ नीरज चोपड़ा जी को, वो कौन सा है? नीरज बिकम्स द थर्ड इंडियन आफ्टर पीवी सिंधु एंड सुशील कुमार टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल एट 2 डिफरेंट गेम्स। यानी कि आप सभी को पता होगा नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए थे, इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया। तो इनके पास आप कह सकते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में दो अलग अलग इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल हैं, स्पेशली कहां? ओलंपिक्स में। इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितनी चीजें मैंने आपको बता दी वो सारी चीजें आप चाहें तो अपनी भाषा में नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ से भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ऐप के साथ में मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट भी कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन करके दे सकता हूं। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट और अगले पर्सनालिटी की। तो हमने टोटल कितने मेडल देख लिए? हमने टोटल 5 मेडल देख लिए। छठवां मेडल जो है भारत की तरफ से कौन लाया है? तो छठवां मेडल लाने वाले हैं अमन सहरावत जी। नाम ध्यान रखना है, अमन सहरावत, और ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो चुके हैं। एज इट इज इन पर प्रश्न बनने की संभावना या पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है। एक ये पर्सनालिटी, दूसरी है मनु भाकर जी। ठीक है, क्योंकि मनु भाकर जी को एक ही ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए हैं उन्होंने, इस वजह से ही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक रेसलर है, ध्यान रखना है, रेसलर है। ऑब्वियस सी बात है, हरियाणा से आते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये इन्होंने सिर्फ 21 साल में की आयु में ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, स्पेशली ओलंपिक्स में। तो आप कह सकते हैं यंगेस्ट इंडियन थे इस बार के। ठीक है, तो यंगेस्ट इंडियन यानी सबसे कम उम्र के भारतीय जिन्होंने ये मेडल हासिल किया वो कौन है? अमन सहरावत साहब। ध्यान रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। 57 किलो फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 6 नाम याद रखने में बहुत आसानी होगी। हालांकि हम लोग पेरिस ओलंपिक को बहुत अच्छे से कवर अप करने वाले हैं, फिर भी मैं, क्योंकि ओलंपिक खत्म हो चुका है, आप सभी को पता है ओलंपिक गेम सब खत्म हो चुके हैं। खत्म होने के साथ ही साथ अभी जो रैंकिंग आई है उसमें फर्स्ट रैंक किस कंट्री की है? तो ध्यान रख रहे हैं आपको, फर्स्ट रैंक है यूएसए यानी कि अमेरिका की। सेकंड रैंक जो है वो किसकी है? तो सेकंड रैंक है, आप सभी को ध्यान रखना है, वो है चाइना की। और थर्ड रैंक है जापान की, आई थिंक। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अभी इंडिया की रैंक क्या है? अभी इंडिया की रैंक है 71st रैंक है। हो सकता है विनेश फोगाट जी का अगर मेडल आ जाए तो उसकी वजह से रैंक इंप्रूवमेंट हो, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ध्यान रखेंगे वो क्या है? 71st रैंक है भारत की। ठीक है, ओलंपिक गेम्स में अभी जो भी ओलंपिक हुए, तो एज इट इज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखी भी हुई है यंगेस्ट इंडियन टू विन द इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। तो सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको कवर कर दी हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ को देखना है और आसानी से समझना है। फिर भी कहीं समझ में ना आए तो आपको मुझसे पूछना है। कहाँ पूछेंगे? यूट्यूब पे कॉमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे। फिलहाल बात करते हैं लास्ट अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, आप सभी को पता है, और पी.आर. श्रीजेश टू बी द इंडियाज फ्लैग बेरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी। आप सभी को पता है क्लोजिंग सेरेमनी और ओपन सेरेमनी में एक फ्लैग बेरर होते हैं, आप सभी को ये वाली बात ऑलरेडी पता है। अगर हम लोग सिर्फ बात करें क्लोजिंग सेरेमनी में, 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, दोनों की पर्सनैलिटी आप सभी को पता है, एक है मनु भाकर जी और दूसरे हैं पी.आर. श्रीजेश जी। जब हम लोग पी.आर. श्रीजेश जी के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता है पी.आर. श्रीजेश का नाम ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इन्होंने हाल ही में हॉकी से रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, तब हमने ये किया था। साथ ही साथ पी.आर. श्रीजेश जो कि हॉकी
एक गोलकीपर हैं, ध्यान रखना है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गोलकीपर है। इनका नाम तो आपको बोलना ही नहीं है क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है। इनके बारे में तो सबको पता होना ही चाहिए। जिस तरीके से आपको क्रिकेट में पता है, क्रिकेट में जब आप नाम लेते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम पता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा। इस तरीके से अगर आप हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी में एक नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वो कौन है? पीआर श्रीजेश। इनका योगदान इस ओलंपिक में या पहले जितने भी मेडल्स भारत ने जीते हैं हॉकी में, उनमें इनका योगदान बहुत जबरदस्त रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, फुटबॉल में एक नाम आप सभी को पता होगा, सुनील छेत्री जी का नाम, जिन्हें कप्तान के नाम से पुकारा जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, क्लोजिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी जब हुई तो उस समय भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? तो ध्यान रखना है मनु भाकर जी और पीआर श्रीजेश, एज इट इज आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अच्छा, यही बात यहां पर भी है, तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं हम। वो क्या है? नोवाक जोकोविच clinches first Olympic gold medal at the Paris Olympic 2024। नोवाक जोकोविक, जैसे ही नोवाक जोकोविक का नाम आता है तो मुझे तुरंत याद आता है वो क्या है, ये किस खेल से एसोसिएट करते हैं? तो ये टेनिस प्लेयर है, एज इट इज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए, टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, आप सभी को पता है। ऑलरेडी मैंने कई बार ये वाली बात बताई है प्रीवियस लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर में भी शायद मैंने ये वाली बात बताई थी। आपको चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में पता होगा, वो ग्रैंड स्लैम का टाइटल, चारों ग्रैंड स्लैम के टाइटल को जीतने वाले प्लेयर का नाम क्या है? वो है नोवाक जोकोविच। इसके अलावा ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया, तो ये वाली बात भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि इसके पहले वर्ष 2008 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था ओलंपिक्स में, लेकिन गोल्ड मेडल हासिल करने वाले ये खिलाड़ी हैं, इनका नाम ध्यान रखना है आपको, नोवाक जोकोविच, जो कि उनका पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है कार्लोस अल्कराज को हराकर। ठीक है, एज इट इज नाम ध्यान रखना है आपको। जोकोविक के बारे में अगर बात करें, जोकोविक इज द ओल्डेस्ट मैन टू विन द सिंगल गोल्ड इन हिज स्पोर्ट सिंस 1908 एंड प्रिवेंटेड स्पेन अल्कराज हु इज 21 फ्रॉम बिकमिंग द यंगेस्ट। बिल्कुल सिंपल सा है, हिंदी में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। एकल स्वर्ण जीतने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं, यानी सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा स्पेन के 21 वर्षीय अल्कराज को इन्होंने हरा दिया है। ठीक है, साथ ही साथ इस जीत ने उन्हें आंद्रे अगासी, राफेल नडाल, स्टेफी ग्राफ और सेरेना विलियम्स के साथ सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट और ओलंपिक एकल स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बनने की अनुमति दी है। ठीक है, यानी कि एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक मेडल भी हासिल किया है, गोल्ड मेडल स्पेशली गोल्ड मेडल हासिल किया है, वो कौन है? नोवाक जोकोविक है। चारों ग्रैंड स्लैम के साथ में गोल्ड मेडल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इनके बारे में प्रश्न क्या पूछा जाएगा सर? प्रश्न पूछा जाएगा गोल्ड मेडल क्योंकि हासिल किया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ये बताया है कि गैस प्रोडक्शन पूरे देश में बहुत जबरदस्त तेजी से हो रहा है, यानी गैस का जो उत्पादन है वो बहुत तेजी से हमारे देश में हो रहा है। कितना हो रहा है, प्रश्न यहां से बनने की संभावना है। सबसे पहले अगर बात करें, जो हमारे देश में गैस प्रोडक्शन है वो वर्ष 2020-21 में 28.7 बीसीएम यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर था, जो कि बढ़कर वर्ष 2023-24 में 36.43 बीसीएम हो चुका। यानी आप देख सकते हैं ग्रोथ कहां पर, इस इमेज में भी आपको ग्रोथ साफ साफ देखने को मिल रही है। बहुत जबरदस्त तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और प्रोजेक्शन क्या है? तो प्रोजेक्शन है वर्ष 2026 FY 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये जो गैस प्रोडक्शन है वो 45.3 बीसीएम हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप सभी को क्या पूछा जाएगा सर? पूछा जा सकता है गैस उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखना है आपको 36.43 बीसीएम 2023-24 में, जबकि प्रोजेक्टेड क्या है? 45.3 बीसीएम प्रोजेक्टेड है। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए, यूनियन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। इनका नाम बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फैक्ट यहीं से बनते हैं और करंट अफेयर से अगर आप एसोसिएटेड हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, तो आपको तो बिल्कुल ये वाली बातें पता चलनी ही चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप सभी को पता होगा यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह जी हैं। इसके अलावा आप सभी को ये वाली बात अब पता चल गई, यूनियन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नाम भूलना नहीं है, एज इट इज आपको ध्यान रखना है। चलिए
बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, झारखंड ने हाल ही में लॉन्च किया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फॉर वुमेन। वुमेन के लिए स्पेसिफिकली, यानी महिलाओं के लिए झारखंड में एक स्कीम, एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बिल्कुल उसी तरीके की योजना है जो कि मध्य प्रदेश में एक योजना चलाई गई, वो है लाडली बहना योजना। ये जो लाडली बहना योजना है, मध्य प्रदेश में शुरुआत जब की थी तो 1,000 रुपए की राशि महिलाओं को प्रदान की जा रही थी, जो कि अब बढ़कर 1,250 रुपए हो चुकी है। ठीक है, तो ये वाली बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा इसी तरीके की योजना अलग अलग राज्यों में देखने को मिली। उसी तरीके से झारखंड राज्य ने भी, वहां के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अनाउंस किया, वहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन साहब, और उन्होंने ये अनाउंस किया कि 1,000 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली क्या करेगी ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, स्पेसिफिकली वुमेन्स को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट करने के लिए की जा रही है ये योजना। इसके पहले इस योजना का नाम क्या था? इसके पहले इस योजना का नाम था बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। सिंपल सी न्यूज है, आप सभी को ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए यह योजना है, झारखंड में चलाई गई। 1,000 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन साहब। फिलहाल बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रही और पूरे यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में हर जगह ट्रेंड बना रहा। और वो क्या था? वो था बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने हाल ही में रेजिग्नेशन दे दिया। जैसे ही रेजिग्नेशन दिया तो सरकार यानी कि गिर गई, और वहां के जो आर्मी चीफ हैं जिनका नाम है वकर उज जमान साहब ने टेक ओवर किया, यानी कंट्रोल हाथ में लिया। अब वहां पर एक अंतरिम सरकार यानी कि एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और अब चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं। ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में हुआ क्या और किस वजह से ये सारी चीजें हुई। बांग्लादेश में एक्चुअली हुआ है प्रोटेस्टर्स, यानी कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, हड़ताल की और हिंसक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस वजह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को रेजिग्नेशन देना पड़ा। सर हुआ क्या वहां पे? वहां पर स्पेशली हुआ ये कि 1971 में जब पाकिस्तान से आजादी के लिए लोगों ने, यानी बांग्लादेश के लोगों ने या बांग्लादेश के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो उनके परिवारों को 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई। यानी कि 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, उनमें से बांग्लादेश के जो सैनिक शहीद हुए उनके परिवारों को 30% आरक्षण देने का वादा किया गया बांग्लादेश सरकार के द्वारा, और वही लगातार चला आ रहा था। छात्रों ने स्पेसिफिकली इस जो पर्टिकुलर कोटा प्रणाली को हटाने की मांग की, और इस कोटा को हटाने की मांग के बाद वर्ष 2018 में इसे समाप्त भी कर दिया गया। लेकिन बाद में इस पर कोई स्थायी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसे परमानेंट रूप से समाप्त नहीं किया गया था, या पूरी तरीके से इसे समाप्त नहीं किया गया था। इस वजह से छात्रों ने कहा कि वे तब तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक अस्थायी रूप से इसे पलट नहीं दिया जाता। यानी ये जो पूरी घटना चल रही थी, ये पूरा जो विवाद चला, वो ऑब्वियस सी बात है रिजर्वेशन को लेकर चला। रिजर्वेशन भी किन लोगों को दिया जा रहा था? स्पेशली सिर्फ उन सैनिक परिवारों को दिया जा रहा था, और वो बहुत बड़ा आरक्षण था। वो कितना था? 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जा रहा था, जिसे ही हटाने की मांग छात्रों ने की थी। और जब वो फैसला पूरी तरीके से परमानेंटली सेटल नहीं हुआ तो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, और जब विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया तब पुलिस और सत्तारूढ़ आवामी पार्टी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग ने भारी हथियारों से लैस सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमला कर दिया। जैसे ही हमला हुआ तो यह हिंसक हो गया, और हिंसक होने के साथ ही बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी ने रेजिग्नेशन अपना दे दिया। सिंपल सी न्यूज थी। इंपॉर्टेंट है, आपके पड़ोसी देश में क्या चीजें हुई, क्या घटना हुई, उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। हालांकि वहां पर अब बहुत हिंसक हो चुकी, बहुत हिंसा हुई है, और उस हिंसा के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है इस न्यूज से कि बांग्लादेश की पीएम कौन थी? शेख हसीना जी थी। आने वाले टाइम पर कौन प्रधानमंत्री होगा और जब जो बनेगा उनके बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एक और प्रश्न जो कि मुझे लगता है पूछे जाने की संभावना ये हो सकती है कि कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था सैनिक परिवारों को? तो ध्यान रखना है 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया गया था। बिल्कुल सिंपल सा, सिर्फ इतना आप ध्यान रखिए।
ये क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हैं कि बांग्लादेश में क्या क्या हुआ, उनके बारे में एक क्रोनोलॉजी दी हुई है। इसके बारे में आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे, आपको ओवरव्यू पता चल चुका है ऑलरेडी, तो मैं इस पर जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। इसे आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आपके साथ में मिल जाएगी। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 08 ऑन इंडिपेंडेंस डे। हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? EOS 08 एज इट इज इंपॉर्टेंट है। ये कब लॉन्च की जाएगी? इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को ये लॉन्च की जाएगी। नाम ध्यान रखना है सर, प्रश्न क्या पूछा जाएगा? बिल्कुल यही पूछा जाएगा, कौन सी सैटेलाइट और सैटेलाइट का नाम। EOS का फुल फॉर्म क्या है? याद रखने की जरूरत नहीं है। EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और 08 आप सभी को ध्यान रखना है। इस सैटेलाइट में 3 पेलोड्स लगे हुए हैं और ये ऑपरेट करेगी लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ध्यान रखना है किस ऑर्बिट में ये ऑपरेट करने वाली है? लोअर अर्थ ऑर्बिट में। सर इससे कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी बता दीजिए। स्टैटिक इंफॉर्मेशन ये है कि इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी आप सभी को पता है, नहीं पता है तो ध्यान रखें, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ इसका फाउंडेशन कब किया गया? 1969 में। आप सभी को पता है फाउंडर कौन है? विक्रम अंबालाल साराभाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है विक्रम अंबालाल साराभाई इसके फाउंडर हैं। करंट चीफ कौन है? इनका नाम आप सभी को पता होना चाहिए। करंट चीफ कौन है? तो चीफ का नाम है एस सोमनाथ जी। ठीक है, एस सोमनाथ साहब करंट चीफ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? तो हेडक्वार्टर भी आप बता दो, तो हेडक्वार्टर भी बता देते हैं। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में, तो ध्यान रखना है बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सर इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, अनंत दर्शन शंकर ने हाल ही में रिसीव किया है MS स्वामीनाथन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड। MS स्वामीनाथन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड का अनाउंसमेंट हाल ही में किया गया, जिसमें से किसे मिला है अवार्ड? तो नाम ध्यान रखना है, अनंत दर्शन शंकर साहब। अनंत दर्शन शंकर एज इट इज आपको ध्यान रखना है, अनंत दर्शन शंकर। ठीक है, सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाएगा, एकदम स्टैटिक प्रश्न है ये। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना है, अनंत दर्शन शंकर साहब को यह अवार्ड दिया गया है, MS स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड। ये अवार्ड का एस्टैब्लिशमेंट क्यों किया गया? क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन नेटवर्क ऑफ वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो इस वजह से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया, इस अवार्ड की घोषणा की गई। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है 10th ऑफ अगस्त। 10th ऑफ अगस्त, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 6 to 10th ऑफ अगस्त का करंट अफेयर, और लास्ट जो हमारी न्यूज है वो ये है कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। बायोफ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चर्चा में है, इस वजह से आपको बायोफ्यूल के बारे में आपको सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इस बार की थीम क्या रही है? तो थीम रहेगी सस्टेनेबल बायोफ्यूल रिड्यूसिंग वेस्ट एंड फीडिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेस्ट को कम करना। बायोफ्यूल की मदद से क्या होगा? वेस्ट कम होगा। वेस्ट कैसे कम होगा? क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा और साथ ही साथ हमें एनर्जी मिलेगी, तो फीडिंग एनर्जी, ध्यान रखना है। ठीक है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये डे क्यों मनाया जाता है इसका भी हमें पता होना चाहिए। ये पर्टिकुलर दिवस, ये जो पर्टिकुलर डे है, ये रोडोल्फ डीजल को क्या करता है? रोडोल्फ डीजल को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने किसकी खोज की थी? जिन्होंने डीजल इंजन की खोज की थी वर्ष 1892 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान होना चाहिए। 1892 में रोडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन की खोज की थी। इसके साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सिंस 2015, यानी कि 2015 से ये पर्टिकुलर दिवस मनाया जा रहा है। आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है? हरदीप सिंह पुरी साहब हैं। इनका नाम आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्यों मनाया जाता है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल एंड टू हाईलाइट द वेरियस एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट इन द बायोफ्यूल सेक्टर। बायोफ्यूल सेक्टर में गवर्नमेंट का किस तरीके से प्रयास रहा है, साथ ही साथ उस प्रयास को किस तरीके से उन्होंने, आप ऐसा समझिए कि इस पर्टिकुलर दिवस के तहत किया जा रहा है अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, जिससे लोग जागरूक हों और ज्यादा से ज्यादा बायोफ्यूल इस्तेमाल करने की कोशिश करें। सर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है? एक फ्यूल्स होता है, आप सभी ने सुना होगा, वो कौन सा है? पेट्रोल और डीजल। आपने सुना होगा एक केरोसिन भी होता है, आप सभी को पता है एक लेकिन केरोसिन पर नहीं जाते, मेन है पेट्रोल और डीजल।
इसी तरीके से एक नाम आपने सुना होगा बायो सीएनजी करके, सुना होगा बायो सीएनजी, है ना। इथेनॉल का नाम आपने सुना होगा, एथेनॉल का नाम आपने सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन द पेट्रोल, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जैसे ही आप एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं, तो मिक्स करके जब भेजा जाता है इसे, तो गाड़ियों से जो पोल्यूशन है वो बहुत कम होता है, तो मिनिमाइज होता है। इस वजह से ये किया जा रहा है। और उसको रिप्लेस करके इन सारे पर्टिकुलर फ्यूल्स को रिप्लेस करके बायो सीएनजी जैसे या फिर बायो फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाए, प्रत्येक गाड़ियों में किया जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बैटरीज वाली गाड़ियां आ रही हैं आज के टाइम पर, बहुत सारी चीजें हो रही है जो फिर भी फ्यूल से इफिशिएंट से, जो लोग समझते हैं कि फ्यूल इफिशिएंट ज्यादा है उन बैटरी वाली गाड़ियों से, उनके लिए बायोफ्यूल जैसे या इस पर्टिकुलर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए, बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाए। इस वजह से सरकार भी उस और बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, यानी बायो सीएनजी से रिप्लेस कर दिया जाएगा आने वाले टाइम पर, आप ऐसा समझ सकते हैं। या फिर पेट्रोल और एथेनॉल में ब्लेंडिंग जो परसेंटेज है एथेनॉल का वो बढ़ा दिया जाएगा। जैसे अभी आप सभी को पता है एथेनॉल और पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग है वो कितने परसेंट की है, 20% की है। ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, मुझे तो याद ही आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्लेंडिंग सरकार ने की है, आप सभी को पता होगा, लेटेस्ट है ये, ठीक है। तो एज इट इज ये वाली बातें भी आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल आप सभी को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। थीम क्या है, सस्टेनेबल बायोफ्यूल, रिड्यूसिंग वेस्ट फीडिंग एनर्जी। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वर्ल्ड लायन डे। ये भी कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। लायन यानी कि जंगल का राजा। क्या है भाई, तो इस पर्टिकुलर दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए ये पर्टिकुलर दिवस सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द लायंस। जब मैं बात करता हूं लायंस के साइंटिफिक नेम के बारे में, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो, ध्यान रखना है। इसके अलावा टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप सभी को पता है पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। कई बार ये वाली बातें मैं रिपीट करता हूं क्योंकि ये वाली बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकी दो सब स्पीसीज हैं, अफ्रीकन और एशियाटिक। सर आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, आप सभी स्टूडेंट जो कि इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप सभी को कमेंट सेक्शन में, आप जब भी देख रहे हो, नो मैटर, आप हो सकता है कि आप 5 महीने बाद ये लेक्चर देख रहे हो या 1 महीने बाद, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिखना है। उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें फीड होंगी। अगर नहीं पता तो सर्च करिए, हालांकि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें बताई हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, आप सभी को बताना है कब मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी को बताना है वो क्या है, पेरिस ओलंपिक जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ, उसमें ओपनिंग सेरेमनी में, आज हमने डिस्कस किया ना क्लोजिंग सेरेमनी, तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे, उनके बारे में आप सभी को बताना है। फ्लैग बियरर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। फिलहाल फिर भी किसी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझसे इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल्स, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर जुड़कर अपने सवाल रख सकते हैं, या फिर यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब तो एक बेहतर माध्यम है ही, वहां पे कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आपके साथ में मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर चाहें तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है, करंट न्यूज की। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।